ये बहुत हमको काम देने वाली चीज़ें हैं आगे जब हम पढ़ेंगे, इसलिए यहीं से इसको एकदम स्पष्टता के साथ समझना बहुत आवश्यक है। व्याप्ति क्या है? ये 4 प्रकार के जो तर्क वाक्य मैंने आपको बताए, ए, ई, आई और ओ, ए, ई, आई और ओ, कुछ समय तक मैं हिंदी में भी साथ में इसको लिखूं जिससे आपको ये एकदम हट जाए। ये जो 4 प्रकार के तर्क वाक्य जिसके गुण और परिमाण की हमने चर्चा की, अब इसमें व्याप्ति को हमें समझना है। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक तर्क वाक्य में मैं एक उदाहरण लेती हूँ, सभी कवि दार्शनिक है। प्रत्येक तर्क वाक्य में आप देखेंगे कि 2 पद होते हैं, एक होता है उद्देश्य पद और दूसरा होता है विधेय पद, जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोला जाता है। सब्जेक्ट, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? आप कहेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे कवि के बारे में कहा जा रहा है कि वो दार्शनिक है, दार्शनिकता उसका गुण बताया जा रहा है, विधान किया जा रहा है। यहाँ पर सर्वव्यापी विध्यात्मक तर्क वाक्य है, आप देखेंगे तो उद्देश्य और विधेय ये 2 पद होते हैं। पहला जो ये टर्म है ये उसकी क्वांटिटी को बताता है और दूसरा लास्ट का जो है वो उसके क्वालिटी को बताता है, विध्यात्मक होना और निषेधात्मक होना। और यहाँ से आपको उसकी क्वांटिटी पता चलती है कि वो सर्वव्यापी है या अंशव्यापी है। इसके बाद 2 पद हैं, उद्देश्य पद। उद्देश्य का मतलब हुआ, आप बिल्कुल बार बार इस बात को समझ लें, उद्देश्य का मतलब होता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और जो कुछ कहा जाए वो विधेय, जो कुछ कहा जाए वह विधेय और जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य। अब आप देखेंगे जब हम व्याप्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जब 2 वर्गों की, इनको हम कहते हैं 2 वर्ग हैं, एक कवियों का वर्ग है और दूसरा दार्शनिकों का वर्ग है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि इसमें विभिन्न वर्गों के बीच में संबंधों को समझने का प्रयास तर्कशास्त्री करता है। अब पहला जो ए प्रकार का तर्क वाक्य है, ये तो उसका उदाहरण है, कोई भी उदाहरण आप रख सकते हैं इस उद्देश्य पद की जगह पर और विधेय पद की जगह पर आप जो कुछ भी आप चाहें वो पद रख सकते हैं। तो एक कवियों के वर्ग की बात हो रही है जिसमें कवि हैं और दूसरा दार्शनिकों के वर्ग की बात हो रही है। अब व्याप्ति का परिभाषा तो आप किताब से पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सरल रूप में समझाऊं कि जब जो इन वर्गों की बात हो रही है तो क्या उस वर्ग के प्रत्येक सदस्य की बात हो रही है? आपको अपने दिमाग में ये विचार करना है। अगर प्रत्येक सदस्य की बात हो रही है किसी वर्ग की, प्रत्येक पद आप देख रहे हैं किसी वर्ग की ओर संकेत कर रहा है, उस समूह के, उस क्लास के सभी एक एक व्यक्ति की बात हो रही है, तब वह पद कहा जाएगा कि उस तर्क वाक्य में वह पद व्याप्त है। एक कंडीशन तो ये, और दूसरी कंडीशन क्या है कि या तो जिस पद से हम जिस वर्ग की बात कर रहे हैं उसके प्रत्येक की बात करें, या पूरे के पूरे वर्ग को हम बाहर कर लें दूसरे वर्ग से, तब कहा जाएगा कि वह पद उस वाक्य में व्याप्त है, अन्यथा वो अव्याप्त है। उदाहरणों से मैं समझाऊंगी, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अभी हो सकता है थोड़ा कठिन लग रहा हो, लेकिन उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। अब हम उदाहरण से समझें कि ये जो पहला ए प्रकार का तर्क वाक्य है, ये क्या कह रहा है? सभी कवि दार्शनिक हैं। कहने का मतलब सभी कवियों की यहाँ पर बात हो रही है। ये जो कवि शब्द जिस वर्ग की ओर संकेत कर रहा है, जिस समूह की ओर संकेत कर रहा है, जिस क्लास की ओर संकेत कर रहा है, उसमें सभी की बात कर रहा है। इसलिए बिल्कुल आसान है परिभाषा के अनुसार कि ये जो उद्देश्य पद है यह ए प्रकार के तर्क वाक्य में व्याप्त होता है। अब हम दूसरी तरफ से बात करें कि क्या
यहाँ पर सभी दार्शनिकों की बात हो रही है। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, सभी कवियों की तो बात हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है सभी कवि दार्शनिक हैं, लेकिन क्या सभी दार्शनिकों की बात हो रही है? तो आप देखेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे तो सभी दार्शनिकों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि दार्शनिक तो, कवि तो दार्शनिक हैं ही, ये कहा जा रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई इतिहासकार भी दार्शनिक हो सकता है, कोई वैज्ञानिक भी दार्शनिक हो सकता है, उसकी बात नहीं की जा रही है। तो दार्शनिकों का तो एक बड़ा वर्ग है जिसमें से कुछ की बात हुई जो कवि है, लेकिन कवि सभी की बात हो रही है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि एक प्रकार के तर्क वाक्य में उद्देश्य पद व्याप्त हुआ, लेकिन विधेय पद व्याप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये जो प्रेडिकेट, जिसको हिंदी में विधेय पद कहते हैं, उसके सभी मेंबरों की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, उस समूह के प्रत्येक मेंबर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो उदाहरण से इसको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आपको, और ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम ये उदाहरण तो हम समझने के लिए दे रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य आकारिक तर्कशास्त्र को यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें केवल युक्ति के आकारों के आधार पर आपको उसकी वैध और अवैध होने की को सिद्ध करना है। आपको उसमें क्या कहा जा रहा है इससे हमारा उतना सरोकार नहीं रहेगा, उसके मैटर पर, उसके द्रव्यात्मक पक्ष का सरोकार उतना नहीं है। हम आकारिक तर्कशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें केवल युक्ति आकार और तर्क वाक्यों के आकार पर ही हमको ध्यान देना है। तो एक प्रकार के परिभाषा आप फिर से समझ लें सरल भाषा में। किताब में आपको पारिभाषिक जिस तरह की परिभाषाएं होती हैं उस तरह से दी गई है, लेकिन मैं बहुत सरल करके आपको बता रही हूँ कि कोई भी पद किसी वाक्य में व्याप्त कहा जाएगा यदि और केवल यदि दो कंडीशन में। पहली कंडीशन है कि जिस वर्ग की ओर वह संकेत कर रहा है उस वर्ग के प्रत्येक मेंबर की ओर संकेत करे, या दूसरी कंडीशन उस वर्ग को दूसरे वर्ग से बिल्कुल बाहर कर ले। उदाहरण से हम समझेंगे तो इससे हमें पता चला कि एक प्रकार के तर्क वाक्य में उद्देश्य पद व्याप्त होता है, क्योंकि सभी उद्देश्य पद से अभेद जो भी समूह है उसके प्रत्येक व्यक्ति की बात की जा रही है। दूसरी तरफ ये जो विधेय पद है इसमें सभी की बात नहीं कही जा रही, इसलिए यह पद व्याप्त नहीं होगा। जैसा कि मैंने उदाहरण से आपको समझाया कि सभी दार्शनिकों की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। हम इसको उलट के ऐसा नहीं कह सकते सभी कवि दार्शनिक हैं, इसको उलट के हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी दार्शनिक कवि हैं, क्योंकि दार्शनिक तो जैसा मैंने आपको समझाया कि इतिहासकार भी दार्शनिक हो सकते हैं, राजनीति शास्त्री भी दार्शनिक हो सकते हैं, वैज्ञानिक भी दार्शनिक हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा वर्ग है और इसमें प्रत्येक मेंबर की बात नहीं हो रही है, इसलिए विधेय पद अव्याप्त होगा। तो एक प्रकार के में उद्देश्य पद व्याप्त और विधेय पद अव्याप्त रहेगा। क्योंकि हम निगमनात्मक तर्कशास्त्र पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी बात कही जाएगी वो निश्चयात्मक रूप से कही जाएगी। दूसरे प्रकार का जो निरुपाधिक तर्क वाक्य है, ई प्रकार का, जिसको हिंदी में ए कहते हैं, उसका उदाहरण कोई मनुष्य मरणशील नहीं है। कोई मनुष्य मरणशील नहीं है। अब इस पर आप थोड़ा सा विचार करें कि इसमें उद्देश्य पद और विधेय पद की क्या स्थिति रहेगी। आप देखें, कोई मनुष्य मतलब सभी मनुष्यों की बात की जा रही है, तो इसीलिए उद्देश्य पद भी व्याप्त होगा क्योंकि सभी की बात कही जा रही है। और दूसरा जो विधेय पद है उसमें उस मरणशीलों के जो वर्ग है उससे उन मनुष्यों के वर्ग को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है, इसीलिए सभी मरणशीलों की भी बात यहां पर कही जा रही है। कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है, कहने का मतलब मरणशीलों का जो एक वर्ग है उससे इस मनुष्य के वर्ग को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। और दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी व्याप्ति की, कि किसी पद को किसी वाक्य में व्याप्त कहा जाएगा दो कंडीशन में, या तो प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक मेंबर की बात करें या उस वर्ग को दूसरे वर्ग से बिल्कुल अलग
कर ले। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मनुष्यों के वर्ग को मरणशीलों के वर्ग से पूरी तरीके से बाहर कर लिया गया। उनमें किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। दो अलग अलग वर्ग हैं, मनुष्यों का वर्ग और मरणशीलों का वर्ग। आप कह सकते हैं कि ये तो गलत बात है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि तर्क वाक्य या तो सत्य होता है या असत्य होता है। असत्य होता है तब भी वो तर्क वाक्य तो है ही। तो आप ऐसा ये कंफ्यूज ना करें कि ये तो असत्य बात है, असत्य है इसीलिए तो तर्क वाक्य है, या तो सत्य होगी या असत्य होगी। तीसरा उदाहरण, इसको एक जैसा ही रखें। कोई कभी, जरूरी नहीं है वैसे, लेकिन जब हमने एक उदाहरण लिया है तो सभी को हम उसी से समझने का प्रयास करें। कोई कभी दार्शनिक, कोई कभी दार्शनिक नहीं है, इसको ऐसा लिखें। तो ये उद्देश्य पद हुआ, और क्योंकि कवियों के बारे में कहा जा रहा है तो उसको उद्देश्य पद कहेंगे, और ये कहा जा रहा है कि वो दार्शनिकता उनमें नहीं है, तो इस गुण का निषेध किया जा रहा है। सर्वव्यापी निषेधात्मक ये कथन है, ई प्रकार जिसको कहते हैं हिंदी में ए प्रकार का। तो इसमें उद्देश्य पद भी व्याप्त होगा, क्योंकि उद्देश्य पद से जिस वर्ग की ओर संकेत किया जा रहा है उसके प्रत्येक मेंबर की ओर संकेत किया जा रहा है, और इसमें विधेय भी व्याप्त होगा, क्योंकि उस वर्ग से पहले वर्ग को बिल्कुल बाहर कर लिया जा रहा है। तीसरा जो उदाहरण है, कुछ कवि दार्शनिक हैं, कुछ कवि दार्शनिक हैं। आप देखेंगे कि शुरू में ये स्पष्ट है, ये अंशव्यापी विध्यात्मक प्रकार का वाक्य है जिसको आई प्रकार कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ की बात की जा रही है, तो हमारी जो व्याप्ति के लिए जो आवश्यक शर्त थी, शर्त का उल्लंघन हो रहा है, सभी की बात नहीं की जा रही है, इसलिए उद्देश्य पद भी अव्याप्त रहेगा। और ये कहा जा रहा है कुछ कवि हैं दार्शनिक, मतलब दार्शनिकों के वर्ग में से भी कुछ की बात की जा रही है, सभी की बात नहीं की जा रही है, इसलिए दोनों ही पद अव्याप्त रहे। तो इसको समझने में आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ये उद्देश्य पद भी अव्याप्त रहेगा और विधेय पद भी अव्याप्त रहेगा। चौथा है ओ प्रकार का तर्क वाक्य, कुछ कवि दार्शनिक नहीं है, कुछ कवि दार्शनिक नहीं है। इसमें बच्चों को प्राय बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ तो आसान है क्योंकि कुछ कवि की बात हो रही है, ये तो स्पष्ट है ही कि ये उद्देश्य पद अव्याप्त है। लेकिन अब आप विधेय पद पर आइए और इसकी बात कीजिए, तब प्राय बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन कुछ कवियों को उन दार्शनिक का जो वर्ग मैंने कहा था, शुरू में ही कहा था और बहुत सरल तरीके से आपको समझाया था, आप उस रूप में भी यदि परीक्षा में भी लिखेंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। दो ही कंडीशन में कोई पद एक तर्क वाक्य में व्याप्त कहलाता है, या तो जिस वर्ग की ओर वो संकेत कर रहा है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, या तो उसके प्रत्येक सदस्य की ओर संकेत करे, अन्यथा उस वर्ग को जिस दूसरे वर्ग की बात हो रही है उससे पूरी तरीके से उसको बाहर कर ले, उनमें उनके बीच में किसी भी तरह का संबंध ना हो, तब हम कहते हैं कि वह पद उस तर्क वाक्य में व्याप्त है। अन्यथा आंशिक बात करे, अंश की बात करे, तो एक ही कंडीशन में वो अव्याप्त है। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ऐसा कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि कुछ कवि यहाँ कहा जा रहा है दार्शनिक नहीं है, वो प्रकार का तर्क वाक्य है, अंशव्यापी निषेधात्मक। तो ये जो कवि वर्ग से जिस क्लास की ओर संकेत किया जा रहा है, कुछ की ओर संकेत किया जा रहा है, इसलिए ये उद्देश्य पद अव्याप्त है, लेकिन विधेय पद व्याप्त है। विधेय पद व्याप्त कहलाएगा, क्योंकि इस विधेय पद से, इस उद्देश्य पद से जिस समूह को की ओर संकेत किया जा रहा है, उस समूह को पूरी तरीके से, पूरे इस वर्ग मान लीजिए ये दार्शनिकों का है, तो इससे पूरी तरीके से बाहर कर लिया जा रहा है, इसलिए यह पद व्याप्त कहलाएगा। तो इस प्रकार से स्थिति क्या बनती है, आप देखेंगे कि ए प्रकार के
तर्क वाक्य में स्थिति क्या बनती है, अगर हम इसको इस तरह के डायग्राम से समझने का प्रयास करें। ए, ई, आई और ओ, उद्देश्य, शॉर्ट में लिख रही हूँ, उद्देश्य पद व्याप्त, उद्देश्य पद अव्याप्त, विधेय पद व्याप्त और विधेय पद अव्याप्त। मतलब ए प्रकार के तर्क वाक्य में, इसको ऐसा जोड़ेंगे याद रखने के लिए, ए प्रकार के तर्क वाक्य में उद्देश्य पद व्याप्त होता है, हमने उदाहरण से पहले समझ लिया है, लेकिन विधेय पद अव्याप्त होता है, ऐसा इसको समझेंगे। ई प्रकार के तर्क वाक्य में उद्देश्य पद भी व्याप्त रहता है और विधेय पद भी व्याप्त रहता है। आई प्रकार के तर्क वाक्य में, जिसको हिंदी में ई कहेंगे, उसमें उद्देश्य पद और विधेय पद दोनों ही अव्याप्त रहते हैं। उद्देश्य पद भी अव्याप्त है इधर से और इधर विधेय पद भी अव्याप्त है, इसको ऐसा समझेंगे। और ओ प्रकार के तर्क वाक्य में उद्देश्य पद तो अव्याप्त है लेकिन विधेय पद व्याप्त है, क्योंकि आपने देखा कि उस विधेय पद से जो जिस वर्ग की ओर संकेत किया जा रहा है, उस वर्ग से, उद्देश्य पद से जिस वर्ग की ओर संकेत किया जा रहा है, उसको पूरी तरीके से बाहर कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि कुछ कवि दार्शनिक नहीं है, मतलब जिन कुछ कवियों की बात वो कर रहा है, जो उसका समूह है, जो सेट है, जो क्लास है, उस क्लास को इस क्लास से पूरी तरीके से बाहर कर लिया गया है। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन को पूरा करता है, जो शुरू में हमने दो कंडीशन बताई थी व्याप्ति के लिए, और अंग्रेजी में इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। क्वांटिटी क्वालिटी की चर्चा हमने पहले की थी, और ये जो व्याप्ति है, डिस्ट्रीब्यूशन पदों का, कैसे चार प्रकार के तर्क वाक्यों में कैसे इसकी क्या स्थिति है, ये हमने समझने का प्रयास किया। और ये आगे भी जब आप पढ़ेंगे तर्क को, युक्ति को, तो ये बहुत काम की, बहुत महत्व की बात है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से शुरू में ही समझ लेंगे, तभी हम आगे कुछ समझ पाएंगे। इसलिए इसके महत्व को देखते हुए इस पर बार बार अभ्यास करने से और अपने दिमाग में इसको हटाने से आपको ये क्लियर हो जाएगा। और कोई सवाल होगा तो आप पूछें।